माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, थोड़ा सा लेट हो गया ये वीडियो बनाने में। ये हमारा जीएसटीआर 9 पे जीएसटीआर 9 की जो कंप्लीट सीरीज है उसका 4th वीडियो है। जो 3 वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं उस पे अपन डिस्कस कर चुके हैं। जो टेबल बेसिक टेबल है, बेसिक डिटेल है जीएसटीआर 9 की, जिसके बिना जो बातें बेसिक बातें जानने के बिना, जो बेसिक एफएक्यूज है वो जानने के बिना हमें जीएसटीआर 9 पे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, वो हमने डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने टेबल 4 आउटवर्ड सप्लाई की जो बात करती थी, टेबल 5 अगेन जो आउटवर्ड सप्लाई की बात करती थी, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे आईटीसी के बारे में कि आईटीसी में क्या क्या समस्याएं आती है, किस कॉलम में कौन सा अमाउंट हमें डालना है, अगर हमने 3B में इनपुट नहीं लिया है, आगे पीछे के सालों में इनपुट ले लिया है तो क्या होने वाला है। तो आइए दोस्तों, उसी के बारे में हम आज डिटेल से बात करते हैं। तो पार्ट 3 जो है वो बात करता है डिटेल ऑफ आईटीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर। पार्ट 2 तक हम देख चुके थे। पार्ट 2 में बात कर रहा था टर्नओवर के बारे में। पार्ट 3 बात कर रहा है आईटीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे आगे इन्होंने डिटेल में आगे कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि आईटीसी अवेल्ड, आईटीसी क्लेम्ड, कुछ भी नहीं। आईटीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर मतलब कि हमें यहाँ पे पहुंचना है कि अगर हम अब जब 18-19 की जीएसटीआर 9 भरने जा रहे हैं तो हमें 18-19 की आईटीसी, आगे उन्होंने इस पर्टिकुलर हेडिंग में कुछ भी नहीं लिखा है, तो हमें 18-19 की जो एक्चुअल आईटीसी है हमारी बुक्स के हिसाब से, वो हमें एक साइड में निकाल के रखनी है। अब आगे अंदर हम टेबल वाइज एक एक रो वाइज पढ़ते हैं कि क्या क्या हमें डिटेल भरनी है। अब जो कॉलम नंबर 6 है इसमें मांग रहा है ये आपसे डिटेल ऑफ आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। पहली बात, इसमें आपको टैक्सेबल वैल्यू नहीं भरनी, आपको इनपुट ही भरना है। तो यहाँ पे क्या वर्डिंग यूज हो रही है, डिटेल ऑफ आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अब आप पूछोगे कि ये अवेल्ड क्या है। अवेल्ड की डेफिनेशन कानून में कहीं भी नहीं दी हुई है। दूसरा, ये अवेल्ड है तो क्या ये अवेल्ड एज पर बुक्स है या हमने 3B में अवेल्ड कर लिया वो है, ये भी कहीं भी क्लियर नहीं है दोस्तों। तो यहाँ हम इसको फिलहाल पकड़ के चलेंगे कि अवेल्ड हमने बुक्स में भी क्लेम किया और 3B में भी क्लेम किया है। 3B में हमने टाइमली क्लेम कर लिया है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 को लेते हुए, वो हमें यहाँ पे पकड़ना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें आ रहा है कॉलम ए। कॉलम ए में जो आपने 3B में अमाउंट क्लेम किया है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होने वाला है। जी हाँ, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होने वाला है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। फिर बी कॉलम में अमाउंट आता है आपका इनवर्ट सप्लाई। जो भी आपकी इनवर्ट सप्लाई है उस पर जो आपने इनपुट क्लेम किया है वो इनपुट यहाँ पे आएगा। कौन कौन सी इनवर्ट सप्लाई का नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा आपने अगर इंपोर्ट किया है, या फिर इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। अगर आपने इंपोर्ट किया आउट ऑफ इंडिया से कोई आइटम आपने मंगाया है, या फिर आरसीएम में आपने टैक्स दिया है, वो अमाउंट यहाँ पे नहीं आएगा। उसके अलावा आपकी जो भी इनवर्ट सप्लाई की डिटेल है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे दिया हुआ इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज, आपको अलग अलग ब्रेकअप नहीं देना है। आपको इनपुट वाली रो के सामने ही टोटल इनपुट लिख देना है, चाहे वो कैपिटल गुड्स पे इनपुट हो, इनपुट सर्विसेज पे हो, या आपका नॉर्मल इनपुट हो, वो आपको यहाँ लिख देना है। ये नोटिफिकेशन नंबर आया था 56/2019। उस नोटिफिकेशन के तहत इन्होंने बोल दिया कि आपको ब्रेकअप देने की जरूरत नहीं है 18-19 और 17-18 के लिए। 19-20 के लिए अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। और ये जो जीएसटीआर 9 की हम बात कर रहे हैं वो केवल और केवल 18-19 के रेफरेंस में है। जो टेबल नंबर बी है आपकी, कॉलम नंबर 6B है, इसमें आपको आरसीएम और इम्पोर्ट के अलावा जो भी आपका इनपुट है वो इनपुट की डिटेल आपको यहाँ पे दे देनी है दोस्तों। यहाँ पे आपको देखना है कि बुक्स के हिसाब से कितना इनपुट है, वो इनपुट यहाँ पे आपको लिखना है। हाँ, बट ये ध्यान रखना कि बुक्स के हिसाब से तो है, बट क्या आपने 16/4 की कंडीशन फॉलो करते हुए टाइम पे लिया है या नहीं लिया है। अगर आपने टाइमली इनपुट क्लेम किया है तो आपको बुक्स के हिसाब से जो भी इनपुट आ रहा है एक बार आपको यहाँ पे लिख देना है। आगे के सालों में अगर आपने वो इनपुट क्लेम किया है, आगे के सालों की 19-20 की 3B में क्लेम किया है, तो उसका हम आगे के टेबल्स में डिस्कस करेंगे। बट एक बार आपको यहाँ पे फिगर फिल करनी है, जो आपकी बुक्स के हिसाब से आपका इनपुट है वो आपको यहाँ पे डालना है दोस्तों। अब बात आती है थर्ड, इनवर्ट सप्लाई रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू रिवर्स चार्ज। और फोर्थ है डी है, इनवर्ट सप्लाई रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू रिवर्स चार्ज। तो सी और डी को आपको कंबाइंड रीड करनी है। इनवर्ट सप्लाई लायबल टू बी रिवर्स चार्ज, चाहे रजिस्टर्ड से लियो चाहे अनरजिस्टर्ड से लियो, वो आपको डालनी है। और नोटिफिकेशन नंबर 56/2019 ने ये चीज़ क्लियर करी थी कि आपको सी और डी में अलग अलग डालने की जरूरत नहीं है। आपको डी के जो इनपुट वाला कॉलम है इसमें आप सारा अमाउंट डाल सकते हो। तो सी और डी में आपके क्या क्या अमाउंट आता, आपने जो इनवर्ट सप्लाई ली है रजिस्टर्ड से ली हो या अनरजिस्टर्ड से ली हो, जिसपे आपको रिवर्स चार्ज पे टैक्स देना है, वो आपको डालनी है 6D के इनपुट वाले कॉलम में दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स की। आपने देखा होगा भी बी में हमने इंपोर्ट छोड़ दिया था। तो इंपोर्ट में दो चीजें आती है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स आपको लिखना है ई कॉलम में। आपको इनपुट और कैपिटल गुड्स का अलग अलग ब्रेकअप देने की जरूरत नहीं है, आपको इनपुट में आप डाल सकते हो। अगेन वही नोटिफिकेशन नंबर 56/2019 ने इसके बारे में बात करी थी। ये आ गया इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब इंपोर्ट ऑफ सर्विस आपको एफ कॉलम में डाल देनी है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस आपको एफ कॉलम में डालनी है।
अब आपका बच गया एक्सक्लूडिंग इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम एसीजेड। एसीजेड वाली जो सप्लाई थी वो हम ऑलरेडी इनवर्ट सप्लाई बी कॉलम में दिखा चुके हैं, इसलिए इंपोर्ट ऑफ गुड्स आ गया आपका ई में, इंपोर्ट ऑफ सर्विस आ गया आपका एफ में। 3B में आपने हो सकता है अगले साल क्लेम किया हो, बट अभी आपको यहाँ पे पूरा का पूरा अमाउंट डालना है। आगे के साल में आपने क्लेम किया है उसका हम देखेंगे कि कैसे रिपोर्टिंग करनी है, बट अभी आपकी बुक्स के हिसाब से जो कि आपने टाइमली क्लेम किया है वो फिगर आपको यहाँ पे डालने की जरूरत है। अगेन बी में आपको इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस अलग अलग ब्रेकअप देने की जरूरत नहीं है। सी और डी को आपको कंबाइंड रीड करना है और डी के इनपुट के सामने आपको अमाउंट डालना है। ई में आपको इंपोर्ट ऑफ गुड्स का इनपुट, एफ में इंपोर्ट ऑफ सर्विस का इनपुट। अब आपका इनपुट बच गया आईएसडी का, वो आपको जी में डालना है। इसके अलावा बात आती है अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। इसका मतलब है कि आपने पहले क्लेम किया, फिर रिवर्स किया, फिर वापस रिक्लेम किया। अगर ऐसा कोई आईटीसी आपने 18-19 में क्लेम किया है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई इनपुट क्लेम किया बट 180D में आपने आपके सप्लायर को पेमेंट नहीं किया तो आपको इनपुट रिवर्स करना पड़ेगा। 180 डे बाद जब भी आप इनपुट क्लेम कर लोगे तो आपने वो डेफिनेटली 3B में रिक्लेम किया होगा, तो उस इनपुट की डिटेल यहाँ जाने वाली है। B2H आ जाएगा टोटल आई में, जो कि टोटल आईटीसी अवेल्ड फॉर द ईयर आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद डिफरेंस I माइनस A, ये डिफरेंस क्या निकाल रहा है, A था आपका 3B का जो अमाउंट था वो, और ये था आपका आई का अमाउंट। तो ये बेसिकली आपका डिफरेंस बिटवीन आईटीसी अवेल्ड इन जीएसटीआर 3B ऑफ द रिलेवेंट ईयर एंड आईटीसी अवेल्ड फॉर द ईयर। ये क्या डिफरेंस निकाल के देगा, जो आईटीसी आपने ड्यूरिंग द ईयर की अवेल्ड करी है वो माइनस जो 3B में एक्चुअली आपने टोटल अमाउंट अवेल किया है उसका डिफरेंस आ गया। 3B में हो सकता है अमाउंट ज्यादा हो आपके 18-19 की में एज कंपेयर टू आईटीसी अवेल्ड फॉर द ईयर। क्यों? क्योंकि हो सकता है 17-18 का इनपुट आपने 18-19 की 3B में क्लेम किया हो, ये एक कारण हो सकता है। या फिर 18-19 का आपने 19-20 की में क्लेम किया हो तो भी यहाँ पे आप डिफरेंस आने वाला है। आपको उस डिफरेंस से कतई डरने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो सीरीज आप शुरू से लेकर एंड तक देखोगे, आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब मिलने वाला है। अब बात आती है ट्रांजिशनल क्रेडिट थ्रू ट्रांस 1, ये आपका अमाउंट ऑटोमेटिकली आने वाला है। ट्रांस 2 का अमाउंट ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होने वाला है। अगर और कोई आईटीसी बच गई है वो आपके यहाँ पे आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आईटीसी 01 और आईटीसी 02 आपने कोई फॉर्म फिल किया था, उसके थ्रू जो आईटीसी होगी वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। अब आपको डाउट है कि आईटीसी 01 और आईटीसी 02 क्या है, तो बेसिकली आईटीसी 02 तो अमालगमेशन हो रहा है, बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है, उस केस में आते हैं। आईटीसी 01 आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे और आपके पास इनपुट पड़ा था तो आपको आईटीसी 01 भरना होता था उस स्टॉक का इनपुट लेने के लिए, तो उसका इनपुट यहाँ पे आने वाला है दोस्तों। अब एंड में आ जाएगा आपका सब टोटल K2M मतलब ट्रांसफर वाला, और ये जो एनी अदर आईटीसी वाला है उसका टोटल। ओ में आपके आ जाएगा I प्लस N, आई का मतलब हो गया आपका B2H की आईटीसी जो टोटल आपने अवेल्ड फॉर द ईयर किया है, प्लस ये जो आईटीसी 01 और 02 और ट्रांस के थ्रू जो आपने आईटीसी अवेल्ड किया है ये आने वाला है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसमें क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम मैंने आपके लिए यहाँ पे शॉर्ट आउट करी है, वो प्रॉब्लम हम पढ़ते हैं। आईटीसी एज पर बुक्स फॉर 17-18 की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। 17-18 में आपकी आईटीसी थी 10 लाख रुपए की। आईटीसी शोन इन जीएसटीआर 3B इन 17-18 आपने 8 लाख की दिखाई। फाइनेंशियल 17-18 आईटीसी शोन इन फाइनेंशियल 18-19 3B 2 लाख रुपए आपने दिखा दी कि 17-18 की बुक्स के हिसाब से 10 लाख आपकी आईटीसी थी, बट आपने 17-18 की 3B में क्लेम किया 8 लाख, बाकी का 2 लाख आपने क्लेम किया 18-19 की 3B में। अब 18-19 की जो एक्चुअल इनपुट थी बुक्स के हिसाब से थी वो थी 15 लाख, जो कि आपने 18-19 की 3B में ले ली। बट आपके 18-19 की 3B में टोटल अमाउंट कितना चला गया, टोटल अमाउंट आपके 18-19 की 3B में चला गया 17 लाख रुपए, जिसमें 15 लाख तो था आपका 18-19 का ही और आपका 2 लाख था वो था 17-18 का। तो अब आप जब देखोगे, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, डिफरेंस बिटवीन आईटीसी अवेल्ड इन जीएसटीआर 3B मतलब कितना अमाउंट आने वाला है 17 लाख रुपए, क्योंकि यहाँ पे जो आपने फर्स्ट में ऑटो पॉपुलेट हो रहा था ऑटो पॉपुलेट होगा 17 लाख, और यहाँ पे इन ब्रेकअप्स में जो आप भरोगे वो अमाउंट आएगा टोटल 15 लाख, तो उसका डिफरेंस 2 लाख का डिफरेंस आपके सामने यहाँ पे आने वाला है। अब कैसे हम रिपोर्टिंग करेंगे, कैसे क्या होने वाला है, तो टेबल 6 में ऑटो पॉपुलेट होगा 17 लाख रुपए, बिल्कुल ऑटो पॉपुलेट होने वाला है दोस्तों, ये आप देख सकते हो। 6B जो भी हमने देखा था इन्वर्ट सप्लाई की डिटेल, अपन ये मान रहे हैं कि रिवर्स चार्ज वगैरह नहीं है, नॉर्मल इन्वर्ट सप्लाई है, वो उसमें हमें कितना डालना है दोस्तों 15 लाख। मैंने आपको पहले ही बोला है जो आपके हिसाब से बुक्स के हिसाब से अमाउंट है वो आपको यहाँ पे डालना है। अब आपका आ गया 2 लाख रुपए का डिफरेंस, वो 2 लाख रुपए का डिफरेंस आपके 6J में अभी जो हमने डिस्कस किया वो रहने वाला है। क्यों? आईटीसी 3B में तो ज्यादा क्लेम करी है, बट एक्चुअली जो ड्यूरिंग द ईयर की अवेल करी है वो 15 लाख की थी, तो 2 लाख का आपका डिफरेंस रहने वाला है। अब इसके अलावा और कहाँ रिपोर्टिंग होने वाली है, इस 2 लाख की भी क्या कहीं रिपोर्टिंग होने वाली है? जी हाँ, आपको टेबल 8C और 13 में भरना है। टेबल 8C मैं आपके लिए निकालता हूँ। 8C ये रही दोस्तों, क्या बोल रही है, फाइनेंशियल ईयर 17-18 आईटीसी, ये तो था 17-18 के लिए, 18-19 के लिए यहाँ पढ़ते हैं। फॉर 18-19 आईटीसी ऑन इनवर्ट सप्लाई रिसीव ड्यूरिंग 18-19 बट अवेल ड्यूरिंग
अवेल ड्यूरिंग 19 अप्रैल 19 से लेकर सितंबर 19, और ऊपर वाला है कि 17-18 की कोई आईटीसी थी जो आपने 18-19 में क्लेम करी है, तो आपका 2 लाख का अमाउंट यहाँ आ जाएगा। वो जो डिफरेंस आ रहा था 2 लाख का, वो बिल्कुल आपका दोस्तों यहाँ आने वाला है। उसके साथ साथ टेबल नंबर 13 में भी जाने वाली है डिटेल। टेबल नंबर 13 क्या बोलती है, आईटीसी अवेल्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर। इसमें आपकी आईटीसी जो आपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 17-18 के 18-19 में क्लेम करी है, उसकी डिटेल आपको टेबल नंबर 13 में डालनी है। और क्या बच गया इसके अलावा, और कहाँ रिपोर्टिंग आने वाली है, टेबल 7J। टेबल 7J हम देखते हैं। टेबल 7J बात करती है डिटेल ऑफ आईटीसी रिवर्स एंड एलिजिबल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। 7J में आईटीसी नेट आईटीसी अवेल्ड फॉर यूटिलाइजेशन, जो कि 6O-7A का होने वाला है। तो ये बेसिकली अमाउंट यहाँ पे आने वाला है आपका, अगर आपका कोई रिवर्सल नहीं है तो। दोस्तों ये थी टेबल नंबर 6 जो हमने बात करी। अगेन मैं आपको यही कहूँगा, आपको यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होगा अमाउंट, यहाँ इन्वर्ट सप्लाई का अमाउंट जाएगा, यहाँ पे अगेन इन्वर्ट सप्लाई आरसीएम का अमाउंट जाएगा, फिर इंपोर्ट की बात आ जाती है, फिर आपके बात आ जाएगी आईएसडी की, देन ट्रांसफर की, और उसके बाद आपके अदर इनपुट। अब कुछ एक प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे और लिस्टेड आउट करी है कि कैन देयर बी एनी न्यू क्रेडिट रिपोर्ट इन जीएसटीआर 9 विच हैज नॉट बीन claimed in GSTR 3B. No, additional credit cannot be claimed in GSTR 9 which has not been claimed in GSTR 3B. तो अगर आपने 3B में कोई इनपुट टाइमली क्लेम नहीं करी है दोस्तों, तो अब आपके सारे रास्ते बंद हो गए हैं। आप GSTR 9 में कोई भी इनपुट क्लेम नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक मेजर प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करी कि 17-18 का 18-19 में क्लेम कर लिया है, तो उसकी कैसे हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं, कौन कौन से टेबल में जाने वाला है। तो आपने देखा वो जाएगा टेबल नंबर 8C में गया, टेबल नंबर 13 में गया। टेबल 6B में आपको ड्यूरिंग द ईयर का जो अमाउंट है वही डालने हैं, आगे पीछे का कोई भी अमाउंट नहीं डालना है। आगे पीछे का अमाउंट रेस्पेक्टिव टेबल्स में जाने वाला है दोस्तों। तो ये थी जीएसटीआर टेबल 6 के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टेबल 7 और टेबल 8 के बारे में। बट टेबल 6A में अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। आपका हर एक डाउट हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बट मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देखने से पहले आप प्लीज़, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको भी दिख जाएगी थोड़ी देर में, या दिख रही होगी, 3-4 वीडियोस आपको दिख रहे होंगे। जीएसटीआर 9 की सीरीज दिख रही होगी, वो जीएसटीआर 9 की सीरीज आप शुरू से देखिए ताकि इस वीडियो को आप कैच कर पाओ दोस्तों। तो इसी के साथ मैं वीडियो यहाँ पे साइन ऑफ करता हूँ। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।